घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. Our FM, हमारा अपना। 91.9 FM सुन रहे सभी लिसनर का हार्दिक स्वागत और मैं मिचवान आपकी सेवा में हाजिर हूं। और आज है वेडनेसडे, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और हमारे अपने पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं। वेलकम सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। अच्छी गुड न्यूज थी इन्फ्लेशन की। जी जी बिल्कुल। जो नीचे आया तो बड़ी सी खबर है, 3.1% नीचे आया। और ये जो है इसमें भी जो स्लो डाउन है सबसे बड़ी इसके अंदर रोल था आपका फ्यूल का, जो कि 7.8% के करीब गिरा। और थोड़ा सा ग्रोसरी में भी फर्क आया था, इसकी वजह से अच्छा हुआ। दिस इज गुड न्यूज। और अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट के ऊपर और जोर पड़ गया नीचे जाने का। लेकिन क्योंकि ये माना जा रहा है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट से कह रहे हैं कि मॉर्गेज इंटरेस्ट जो है और रेंट कॉस्ट जो है, साथ ग्रोसरी कॉस्ट, इन तीनों की वजह से इन्फ्लेशन है। अगर आप इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम करना शुरू कर दोगे तो नेचुरली अपनी इन्फ्लेशन और नीचे आएगा। जैसे रेंट कॉस्ट 8.2% बढ़ गई और कुछ सिटीज जैसे अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक वगैरह में तो डबल डिजिट के करीब बढ़ गई। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से अच्छी न्यूज है। और कुछ आरबीसी का भी मानना है, कुछ अलग और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अब ये बीओसी इज डन विद द रेट हाइक, अब तो नीचे जाने की बात करो। ओके ओके जी। और ओवरऑल पीके साहब जो अभी एक नजर डालें और रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, राइट, तो बड़ा लोगों का ये एक नजरिया था कि अगले साल पे बहुत ज्यादा होप्स हैं। कहते कि जनवरी से इवन रादर जनवरी से न्यूज ये आ रही है कि बड़ी तेज होने वाली मार्केट। एक्चुअल क्या रिपोर्ट है? मेरे को खुद को ये लग रहा है कि मैं जनवरी नहीं तो मार्च मान के चलता हूँ बड़े आराम से। और क्योंकि अब ये जिस हिसाब से ये जो इकोनॉमी हमारी बिहेव कर रही है और जिस हिसाब से जीडीपी और सीपीआई और ऑल दिस थिंग्स के नंबर्स आ रहे हैं, ये चीज ये बता रही। और ऊपर से सबसे बड़ी बात जो कल फेड्स ने जो अनाउंस किया, हाउसिंग पर फोकस किया कल, और जिसमें 3 मुद्दे बड़े जबरदस्त थे। एक तो उन्होंने कहा कि दे आर प्लानिंग टू स्पेंड 20.8 बिलियन अगले 6 साल में इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। नंबर 1 पॉइंट मुझे ये बड़ा जबरदस्त लगा। नंबर 2 जो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर 1 बिलियन और अगले 3 साल में खर्च करेंगे स्टार्टिंग 2025 7,000 नए अफोर्डेबल होम्स। और तीसरा जो उनका पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, अनदर 15 बिलियन न्यू फंडिंग दी जाएगी फॉर 30,000 न्यू रेंटल होम्स। ये चीजें बड़ी जबरदस्त थी। अब इसमें अमल कितना होगा ये बात की बात है, लेकिन जैसे कहते हैं, मैंने 7 दिन की जब ये रिपोर्ट देखी जो उन्होंने प्लेज किया कि वी विल इंसेंटिवाइज डेवलपमेंट ऑफ मोर हाउसिंग सप्लाई बाय रिमूविंग जोनिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी बार बार, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बैरियर्स जो थे ना, जोनिंग बैरियर, फाइनेंशियल के रेगुलेटरी बैरियर, इसको कंस्ट्रक्शन के लिए इसको हम हटाएंगे या इसको ईज आउट करेंगे। तो ये उनकी कुछ बातें हैं जो कि हम पहले डिस्कस करते हैं। ये चीज मुझे कल की रिपोर्ट इनकी अच्छी लगी। और हालात, एक तो मैं अगर आपको खबर बताऊं रोजनबर्ग की, तो वो तो देख के दिल खुश हो जाता है। ये डेविड रोजनबर्ग वही है जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था, आपको याद होगा, यूएस हाउसिंग क्रैश 2008 का जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था। और 2008 में जो क्रैश आया था, उनका ये मानना है कि आप जो मर्जी करो, बीओसी बैंक ऑफ कनाडा विल बी फोर्स्ड टू कट 2% पॉइंट्स फ्रॉम इट्स पॉलिसी रेट अगले 12 से 18 महीने के अंदर। ये तो बात कर रहे हैं कि 8 बार कट होगा, 0.25% या 50 बेसिस पॉइंट करो तो कम हो जाता है, लेकिन टोटल 2%। वो कह रहे हैं कि उसको 3% तक लेके आ जाएंगे। हम तो बात 2026 तक की कर रहे थे, ये तो 24 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं दे विल फोर्स टू डू इट। और उनका मानना है कि क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है। जो फिगर्स दे रहे हैं, वो जो फिगर्स अपने आप में कहती हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि जब ये रिन्यूअल आएगा लोगों का, जो अब तक जो हो गया 2023 हो गया, 2024 के अंदर रिन्यूअल आएगा, लोगों की पेमेंट्स, मॉर्गेज पेमेंट्स 15% बढ़ जाएंगी और 2025 के अंदर 30% बढ़ जाएंगी। और 19 का जो असली रिजल्ट आना है 26 के अंदर 43% बढ़ जाएगी। इसको कोई संभाल नहीं पाएगा। इसके लिए बीओसी विल बी फोर्स्ड टू ब्रिंग डाउन द इंटरेस्ट। ये इनका बड़ा जबरदस्त ये था, इनका जो मैंने देखा इनकी आर्टिकल, एंड इट वाज नाइस। जी। और एक मैसेज आया पीके साहब कि मेरी जो रिन्यूअल है वो अक्टूबर 2024 में आ रही है और मेरे प्रिंसिपल होम की, तो उसमें वैसे कहता उन्होंने लिखा वैसे कि आई अप्रिशिएट, आप हमेशा कहते हो कि आप मॉर्गेज एजेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका तजर्बा बहुत है, तो क्या करना चाहिए मुझे? एक
एक साल की लेनी चाहिए, 2 साल की, ताकि रियल एस्टेट मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट है कहते मेरे लिए डिसीजन लेना। बात है सर जी। पहली बात तो है अक्टूबर में अभी 10 महीने पड़े हैं, 11 महीने पड़े हैं जी। इनको चिंता लगानी नहीं चाहिए। ओके। इसलिए 11 महीने रहे, ये अगले 8 महीने तो चिंता बिल्कुल भी न लगाएं, क्योंकि इनको मार्च के बाद सिनेरियो बदलता नजर आए। आज मेरे को बोलना मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्च के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिनेरियो चेंज हो जाएगा और तब का तब देखेंगे। साल की तो मतलब ही नहीं उठता, इनको वेरिएबल में जाना चाहिए। आज की प्रोडिक्शन के हिसाब से इनको अक्टूबर 2024 में वेरिएबल में जाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आगे नीचे जाना है ना कि ऊपर जाना है। फिक्स करना भी गलत हो जाएगा। तो आज का सिनेरियो कहता है कि इनको वेरिएबल में जाना चाहिए, लेकिन असली डिसीजन 3 महीने पहले, अक्टूबर से 3 महीने पहले जुलाई के आसपास बात करें आप के रेडियो स्टेशन में आकर, तो उसको क्लियर पिक्चर उनको मिल जाएगी। जुलाई तक काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक दूसरा मैसेज एक और आया कि मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है और आई वांट टू फ्लिप एंड गो इनटू कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। सो वो भी सितंबर अक्टूबर में मेरी कहते सितंबर में मेरी रिन्यूअल आनी है, तो इज इट द राइट टाइम टू सेल इट? अभी फ्लिप तो बहुत अच्छा जवाब इन्होंने खुद दे दिया। फ्लिप का मतलब ही नहीं उठता करने का मार्केट को। देखो रणबीर जी, इनको जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। हाँ। इस वक्त एक नई मार्केट शुरू हो चुकी है। आप भी रियल्टर हो, आपको भी पता है इस बात का जी। कि एक नई मार्केट कनाडा के अंदर शुरू हो चुकी है, जिसका नाम हो गया असाइनमेंट जी। ये नई मार्केट बन चुकी है। पहले कभी इसने सोचा था असाइनमेंट की मार्केट है? कभी नहीं होगी। आज असाइनमेंट में ज्यादा घर बिक रहे हैं, असाइनमेंट में ज्यादा घर खरीदे जा रहे हैं जो। और ये असाइनमेंट का जो क्लाइमेट है, जिसको मैं क्लाइमेट कहूंगा, ये बायर की तरफ चला गया, ये शिफ्ट कर गया बायर की तरफ। ओके। बायर जो है ना, ये बायर मार्केट बन गई और इसके अंदर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसको नहीं कर पा रहे। इसको नाम दे दो पीके साहब के बायर्स असाइनमेंट मार्केट। बायर्स असाइनमेंट मार्केट हो गई। सही बात। तो इन भाई साहब को ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये बायर्स असाइनमेंट मार्केट हो गई है, तो इनको बेचने का फ्लिप करने का मतलब ही नहीं उठता। जी 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 जी। तो इसलिए इनको होल्ड कर, आगे अगला साल सितंबर है, नहीं उन्होंने क्लियर हो जाएगा। पीके साहब उनका कंसर्न ये था कि somebody suggested कि रेजिडेंशियल की बजाय कमर्शियल में इन्वेस्ट करो, ज्यादा फायदा। कहते आपका मैं सलाह चाहता हूँ, आपकी गाइडेंस। सर देखो बात ये है, दूर के बाहर सामने। अच्छा, अब कमर्शियल में जाएंगे, अभी 1 साल बाद चले जाएं। अच्छा। अभी क्यों 1 साल के बाद है ना, जब मार्केट इसकी होगी सितंबर में कह रहे हैं, वो कहते हैं सितंबर में। मैंने खुद अपने कमर्शियल के अंदर एक क्लाइंट को मैंने ताला लगाया 2 महीने पहले। ओके। रणजी कमर्शियल के अंदर मैं नाम नहीं बता सकता, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी लॉक लगा दिया, क्योंकि वो देवर नॉट एबल टू पे द रेंट। कमर्शियल का हाल भी ज्यादा बुरा, बहुत बुरा हो चुका है इस वक्त। या जल्दबाजी ना करें, 1 साल वेट करें, अगले साल मार्च अप्रैल मई के आसपास देखें, क्योंकि सितंबर की बात कर रहे हैं नहीं, मार्च अप्रैल मई में बात करेंगे, अभी कुछ ना करें। जी जी। और नंबर आप नोट कर लें, मैं नंबर दे दूं स्टूडियो के 4169190008 है। यदि आपका सवाल होने है तो यू कैन कॉल अस इन द स्टूडियो। अदरवाइज पीके साहब का डायरेक्ट नंबर है 647-299-4757 299-4757। और वैसे आजकल वाकई ये जो डिसीजन लेना बड़ा पीके साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। और अभी मुझे मैसेज आया था, कहना मैं तो वेट करता हूँ पीके साहब की सेगमेंट की, कि मुझे काफी ज्यादा डिसीजन लेने हैं, तो मैं इनके हिसाब से चलता हूँ कि कब इन्वेस्ट करूं और कब मुझे चेंज करना, फ्लिप करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने सवाल एक पूछा कि कॉन्डो मार्केट, कॉन्डो कहता है मेरे पास है 4 यूनिट, और अगेन मुझे कब फ्लिप करना चाहिए और कब नया लेना चाहिए, थोड़ा सा वेग सा क्वेश्चन है। इस वक्त तो मार्केट जो कॉन्डो की है ना, इतना इस वक्त जबरदस्त बिल्डर लाइन लगा के खड़े हुए हैं हमारे सामने। वो कहते हैं आप मुंह से बोलो, हम तुम्हें देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस, बिलियन के आसपास भी इनके पैसे रुके हुए हैं। ये किसी तरीके से अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी बिल्डर के 10 यूनिट रुके हुए हैं, किसी के 15 रुके हुए हैं। 10-15 यूनिट के चक्कर में पूरा फंडिंग इनकी रुकी हुई है। लेंडर्स ने इनकी फंडिंग रोकी है, क्योंकि उनका मिनिमम टारगेट, तो वो 10-15 यूनिट किसके 13, वो लोग ह्यूज डिस्काउंट इवन कॉस्ट में निकालने को तैयार है। तो इस वक्त तो लेने का टाइम है, ना कि बेचने का। इनको 4 यूनिट जो है ना, अगर ये खरीद नहीं सकते ना, तो इन 4 यूनिट को होल्ड कर लें। मेरा सबसे बड़ा, जब मेरे पास को क्लाइंट मिलता है, मेरा एक पॉइंट क्या होता है, डू यू हैव होल्डिंग कैपेसिटी फॉर मिनिमम 5 years? अगर है होल्डिंग कैपेसिटी तब इन्वेस्ट करो, तो मत करो। तो अगर ये कहते हैं जी मैं होल्ड नहीं कर सकता, तो ये इन्वेस्टर नहीं थे। सर आ गया उनका मैसेज। हाँ जी, मैसेज उनका आ गया, कहता जी मुझे 5-5, 6-6 साल सबको हो गए हैं लिए हुए। तो जैसे आप कहते हैं, पीके साहब ने कहा था कि इस वक्त बिल्डर बड़ी बढ़िया डील्स दे रहे हैं, तो इज इट एडवाइजेबल मैं उनको बेच के बढ़िया नया ले लेता हूँ, एक पैसे बच जाएंगे? सर बिक भी तो सस्ता रहा है ना। हाँ ये भी है। और वो भी तो डिपेंड करेगा ना। अगर ये इसको रोक लें, मैं फिर वही बात करूंगा, अगर इसको रोक लें मार्च तक, कितना रह गया जी? 4 महीने रह गए रणबीर जी, और कितना रह गया? 4 महीने रोक लें। बिल्डर का जो होता है वो बुक करना आता है, उसके लिए आपको सारे पैसे नहीं देते। हमने ऐसी डील की है बिल्डर के साथ कि आपने छोटे छोटे अमाउंट 3 साल तक देने हैं, उसका इसको
इसको भेजने का कोई मतलब ही नहीं, इसको भेजने से तो उनको पैसे हाथ में आ जाएंगे, वो पैसे कहाँ लगाएंगे? जो बिल्डर से बुक करते हैं वो इंस्टॉलमेंट देते हैं 3-3 साल की, उसके लिए तो पैसा चाहिए ही नहीं। तो इसलिए मार्च से पहले बात ना करें। बिल्डर से जो हमने लाखों डॉलर के लोगों, अभी जो दो मेरे इवेंट हुए थे, 1 डे सेल इवेंट, एक 5 नवंबर को हुआ था, आपके यहाँ एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, और एक 18 नवंबर को जो हुआ, लाइन लगी हुई थी, और जो बायर थे वो हैरान हो रहे थे कि ये कैसे इंसेंटिव इतने मिल रहे हैं। हमने रणबीर जी यहाँ तक लोगों को कैशबैक करवा दिया कि आपको 2030 तक नेगेटिव कैश नहीं होगा। बताओ, आज 23 है, 7 साल हमने $100 पर स्क्वायर फीट ऑन टॉप ऑफ प्राइस लिस्ट, बल्कि कई प्रोजेक्ट में तो $200 पर स्क्वायर फीट ऑन टॉप ऑफ प्राइस लिस्ट, बहुत कुछ लेके दिया हमने बिल्डरों से। ये टाइम बाइंग करने का है, ना कि सेल करने जी। हाँ जी, भाई साहब का जवाब देना चाहता हूँ। मैं इनको आर्टिकल बता देता हूँ। इस वक्त जो आर्टिकल सीरिया का भी आया है, कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन का भी आया है, उनका ये मानना है कि कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट इज स्लोइंग, अच्छा, रेट ऑफ प्राइस डिक्लाइन डबल। अब ये देखो आर्टिकल है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। अब कोई और रियल्टर कोई होता है, वो कहता चल बेच फटा, तो कमीशन आ रही है। पर सवाल ये है कि बिना सीधी बात करके भी अगर पैसा ऊपर वाला दे रहा है तो टेढ़ी बात करने का क्या मतलब? एग्जिस्टिंग होम सेल है वो 5% डाउन हुई अक्टूबर में, और पिछले साल से 12% डाउन हुई है। और जो प्राइस है वो डबल डिजिट में चला गया। जो लास्ट मंथ का प्राइस डाउन था 0.4, अब हो गया 0.8, और वो 1% की तरफ जा रहा है। यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि इसका मार्केट स्लो जा रही है। आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए। कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की रिपोर्ट में ये भी ये कहा गया है कि बायर्स हाइबरनेशन में चले गए जी, अब रुक गए। अब वो देखना चाहते हैं कि होगा क्या। और वो सीनियर इकोनॉमिस्ट जो है हमारे, एक शॉन कैथकार्ट जो सीरिया के हैं, उनका ये कहना है कि ये चीज इन्फोर्स करती है, रीइंफोर्स करती है कि बैंक ऑफ कनाडा के हाथ में सारे कार्ड हैं, वो क्या अब आगे कार्ड खोलते हैं और क्या इंटरेस्ट रेट की तरफ जाते हैं, उस पर डिपेंड करेगी सारी एक्टिविटीज। जी, और पीके साहब का नंबर नोट कर लें, और 6472994757, और पीके साथ साथ अपना प्रोजेक्ट भी हम आप बता दें कि कौन सा आप प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हो और क्या क्या अवेलेबिलिटी है फॉर इन्वेस्टर्स और फर्स्ट टाइम बायर के लिए। एक मैसेज हाँ था, भूल गया मैं, वो कहते हैं हमारे लिए क्या है अपॉर्चुनिटी आपके पास? फर्स्ट टाइम बायर के लिए सीधी सी बात है, छत चाहिए सिर पे, और जिसे कहते हैं ना, सिर पे छत चाहिए। वो छत के लिए जिसे कहते हैं वांट्स को खत्म कर दो, जो नीड है उस पर चले जाओ। क्या बात है, हमेशा सुखी रहोगे। मुझे क्या चाहिए, जब ये वर्ड हटा दोगे तो आपको घर मिल जाएगा। वाह, क्या बात है। क्या जरूरत है, इस पे चले जाओगे तो घर मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। पर हमें प्रॉब्लम ये आती है, वांट्स और नीड्स में हम फर्क नहीं कर पाते। क्या बात। मैंने बहुत सारे लोगों को अभी भी बिना घरों के देख लिया, बुजुर्ग 70-70, 80 साल के भी हो गए, क्योंकि वो जिंदगी भर वांट्स करते रहे, नीड की तरफ गए नहीं। और मैंने 30-30 साल 25-30 साल के बच्चों को भी घर लेते हुए देख लिया। वो कहते हैं अंकल मेरी नीड 1 बेडरूम की, मुझे 1 बेडरूम दिला। उस 1 बेडरूम में उनको 3-3 बेडरूम बना के देती है। घर ले लिया उन्होंने, और घर ने मकान बना के दे दिया। और जब आप मकान की तरफ भागोगे तो मकान आपका घर नहीं बना पाएगा। और पीके साहब बड़ा अच्छा अपना पॉइंट बताया कि नीड क्या है। ये एक दिन ना, अब जब टाइम मिले, चाहे नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, ये जो नीड है, और जो लोग कुछ लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे एक मैसेज भी आया था, कहते कि जैसे कहते हैं यार कि मुझे मेरी नीड यार 2 बेडरूम का घर को ले दो या 3 बेडरूम का। वो कहते जी कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम 5 बेडरूम का लो, वो तो थोड़ा जहा फर्क पड़ना मॉर्गेज का। इसके बारे में मैं एक दिन चाहता हूँ डिटेल में बताएं कि कितना फर्क पड़ेगा और क्या लेना चाहिए। वाकई नीड 3 की तो 3 लेना चाहिए, या 5 भी ले सकते हैं, 5 बेडरूम। मैं बताऊँ आपको? हाँ बताओ। मैं क्या करूंगा, अगर नीड 3 की है ना, 2 लूंगा, और भी कम लूंगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन रखूंगा। होता क्या है जी, मैंने अक्सर देखा है, मेरे को मीटिंग होती है, कई बार मुझे डांट भी खा लेते हैं, फिर कई बार मुझे तरस आता है, यार मेरे घर आए, मेरे ऑफिस में आए, मैंने डांट मार दी। पर मेरा बीपी हाई रहता थोड़ा सा, फिर रोज मेरे को थोड़ा बुजुर्ग समझ के, अंकल समझ के बुरा भी नहीं मानते। सर मैंने ऐसे बहस करते हुए मियाँ बीवी को देखा है कि मैं आपको बात बताता हूँ 4 साल पुरानी जी, ऐसे देखा मैंने, क्योंकि मैं 4 साल पुरानी बात बता के उसको कोरिलेट करूंगा आज के साथ। वो कहता जी, मैंने कहा तुम्हारी नीड 3 बेडरूम की है। आदमी कहता ठीक है, और ना मैं तो 4 बेडरूम लाऊंगी, अच्छे लॉन भी होना चाहिए, मैनू किचन से वाइट चाहिए, मेरे वो थले ना जरा वो किचन के अंदर सेंटर आइलैंड भी चाहिए मेरे को। तू एक काम करना, व्हाइट हाउस क्यों ले लेती, बाबा साहब थे ना, बाबा साहब को बाहर निकालते तो व्हाइट हाउस में चली जा। तो वो बेइज्जती महसूस कर लेती थी। मैं कहा मुझे बताओ तुम फंसना चाहते हो क्या? नहीं, मैं की करांगी, मैं सेकंड जॉब कर लांगी, पार्ट टाइम कर लांगी। तो मैं क्या जी, तुमने आज तक क्यों नहीं किया? अब घर लेने के चक्कर में उसके मुंह में मैंने उसके हस्बैंड को कहा ये झूठ बोल रही है जी। क्यों? मैं घर लेने के बाद ये आके कहेगी मेरे पैर सूज गए, नीली बाहर निकल आई, मैं तो नहीं काम कर सकती क्योंकि उन घर मिल चुके हैं, तुम बेचारे फंस जाओगे जी। सर ये फैक्ट है, जो हो सकता है वो सुन भी रहे हो मेरी बात इस वक्त। मैं कहा मैंने उसको मुंह में कहा झूठ बोल रही है,
क्योंकि वो घर के चक्कर में सबको वो 3-3 वो ये भी कहते कि मैं 20 घंटे काम कर लूंगी। सर बुजुर्गों ने कहावत है मैंने बढ़िया कि जिन्नी चादर उन्ने पैर पसारो। हाँ जी। अच्छा क्या हुआ? नहीं होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात। हाँ। अब हार्डली 4 महीने 5 महीने पहले वही कपल आगे मेरे आगे बैठ गया। अब वो 3 बेडरूम भी नहीं ले सकते सर। ओए होए। जो 4 बेडरूम के लिए कह रहे थे ना, अब इंटरेस्ट देखो 4 का करने क्या इंटरेस्ट था। हाँ हाँ। और आज अब वो 3 बेडरूम आप कह रहे जी हम 3 दिन आ देना, तरह व्हाइट किचन और तरह सेंटर आइलैंड कितने गया। मैं कहा जी अब रुक जाओ, अब आप पुराना टाउन होम में मिलेगा और वो भी 3 बेडरूम अगर लेते हो तो अब वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें खत्म है। ख्वाहिशों के बोझ में क्या क्या कर रहा है, क्या बात, तो जीना भी नहीं जितना मर रहा है। क्या बात है सर, आप तो शायरी भी बड़ी अच्छी करते हो। क्या बात है? नहीं शायरी क्या मतलब याद है ऐसी कुछ बातें हैं। मतलब ये मतलब ये जो बातें हैं आपकी, ये ख्वाहिशों को लेके आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगे लगे हुए। और उस चक्कर में हम लोग जो है इसका रिवर्स बोलता हूँ, एक जैसे मैंने कहा ख्वाहिशों के बोझ में। हाँ। आप तो बड़े जबरदस्त कलाकार हो सर, मैं तो तुम्हारे सामने किया हूँ, पर मुझे एक बात और हो गई जी। और ये जब ख्वाहिशें आप खत्म कर देते हो ना और नीड्स की तरफ चले जाते हो, तो मेरी ये लाइन बड़ी मुझे पसंद आती है बार बार। तमन्नाएं जब दिल से रुखसत हो गई, यकीन मानिए फुर्सत ही फुर्सत हो गई। ओह क्या बात है, क्या बात है विकी सर, वेरी नाइस, वेल सेड। नहीं बहुत ये सबक है जो आप कह रहे थे ना, वांट्स और नीड, ये दो लाइनों की 2 लाइनें हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी तमन्नाएं हमको जीने नहीं देती। वाह वाह वाह। हमारे को हमारी तमन्नाएं परेशान करके रख देती है। रात को उठ के आदमी छलांगे मार रहे, नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि तमन्नाएं बना रखी हैं। तुम्हें 2 बेडरूम का घर चाहिए, 4 बेडरूम मांगी जा रहे हो, क्या कर लोगे सर? मैं और मेरी वाइफ अब हमने इस घर से निकल रहे हैं, बेच रहे हैं। क्यों बेच के निकल रहे हैं इस घर से? हम बाहर क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि हम 2 हैं, 5 बेडरूम है, 6 वॉशरूम है। हमने देखे ही नहीं कहीं महीने से बाकी के वॉशरूम में कौन है कि नहीं, कोई और आ गया तो हमें ये भी नहीं पता। क्या बात। तो हमने कहा निकलो यहाँ से बाहर, अपना छोटा सा 3 बेडरूम का लेते हैं कुछ अपार्टमेंट जो कि बन रहा है, आपको पता है, और हम मूव कर रहे हैं। तो लॉक लगाया, घूमने फिरे निकल गए। तो ये चीज वांट्स और नीड की हम कभी करेंगे टॉपिक। परेशानी है कि डेफिनेटली इसके बारे में बोलना शुरू करूंगा तो बंद नहीं हो सकता। नहीं, आई नो क्योंकि किसी मैंने मुझे मैसेज किया था, कहता जी, और हमने किसी ने सलाह की थी तो कहते कि नहीं कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा, वड्डा ले लो, बात सुखी रहोगे, लेकिन सुखी होने की जगह दुखी हो गए हो। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो जाके वो कहता है बीपी की गोली खा लो, डायबिटीज साथ में हुई पड़ी है, साथ में ये हुआ पड़ा है। तो मेरा तो बड़ा सिंपल जिंदगी है जी। सिंपल जिंदगी कहाँ है? तुम्हारी तमन्नाएं तुम्हारी बीमारियां लेके आ गई। दैट्स राइट सर, बहुत खूब सर, वेल सेड पीके साहब, मजा आ गया बात करके आज। और पीके साहब का नंबर है 6472994757। एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे सर? बस जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर वही तमन्नाओं की बात आ गई और नीड्स की बात आ गई। जल्दबाजी मत करो जी, मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं नंबर देता हूँ, अपॉइंटमेंट बनाओ जी। आपके इस तरीके से मैं आपका पूरा प्लान करके दूंगा कि आप शांति से आराम से जिंदगी जियोगे जी, बिल्कुल जिंदगी, और 2 रोटी सुख चैन की खाओगे और सेहत ठीक रहेगी। नहीं तो क्या होगा, पैसे कमाने में भागे रहोगे, रोटी खाने के लिए घर बनाया था और रोटी जो है खाने का फुर्सत नहीं मिल रही। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए मुझे कॉल कर लीजिए, विल प्लान, देयर इज नो चार्जेस फॉर दैट। 6472994757, नो ऑब्लिगेशन, यू कैन टेक्स्ट मी, वील हैव ए मीटिंग। 6472994757। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। थैंक यू सर, बड़ा मजा आया आज बात करके, और हमेशा मजा आता है और हमें इंतजार रहती है इस वेडनेसडे की सेगमेंट की। विशिंग ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी।